जी नमस्कार डॉक्टर साहब हम स्टार्ट करांगे। हाँ ऐसी चीज तो जो फिलहाल देखा हाँ इंडिया के अंदर विदेश में सुना करते LGBTQ समलैंगिकता बहुत बड़ा सवाल बन रहा है वो। शायद पहले तो दूर दूर सुना करते अब तो ऐसा काम हो गया कि भी आसपास में ही दिखते हैं, समाज में दिखने लगी भी ऐसी समस्याएं आने लगी। इसकी वजह क्या है? क्या कुछ आपने अभी तक इसे महसूस करा भी ये चीजें क्यों बढ़ने लग रही हैं? देखो ये चीज़ें सतेंद्र भाई बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नीतियाँ। कैसे नीतियाँ? कैसे जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमारा जो इष्ट देव है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सब चीज़ें नियंत्रण करता है। तुम कहते हो कि सृष्टि को भगवान ने बनाया तो हम अपनी सृष्टि बना देंगे। तो जो भी परमात्मा ने बनाया है प्राकृतिक रूप से वो उसका अल्टरनेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने बीज बनाए, वो कह रहे हैं कि जो भगवान ने बनाए वो ठीक नहीं थे, हम तुमको उन्नत बीज देंगे। वो कहते हैं कि सूरज से रोशनी लेनी, तो वो कहते हैं हम तुमको ऐसे बीज दे देंगे जिनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। हम तुमको ऐसे बीज दे देंगे जो ज़्यादा बारिश में भी उग जाएंगे, जो कम बारिश में भी उग जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुरुष और महिला दो मतलब अलग अलग जेंडर हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, पुरुष महिला नाम का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म है। वो कहते हैं महिला चाहे तो पुरुष बन सकती है, पुरुष चाहे तो महिला बन सकता है। महिला वो कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम केवल मादा कर सकती है, वो कहते हैं ना, अगर नर अपना मतलब जो जेंडर चेंज करा लेगा तो वो भी मादा बन सकता है। इधर से वो कह रहे हैं कि बीज को कैरी करने का काम अकेली मादा का नहीं है, इसीलिए जेंडर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम जिधर कह रहे हैं कि व्यक्ति जब विवाह की जो प्रणाली है उसमें महिला की शादी पुरुष से होनी चाहिए, वो कहते हैं ना, पुरुष पुरुष भी कर सकता है, महिला महिला भी कर सकती है। तो उन लोगों का एक कैरेक्टर है कि ज़्यादातर ज़्यादातर जो ये शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, ये प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक जो प्रणाली है, परमात्मा की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है? ये इंटरेस्टेड रहेंगे, पुरुष पुरुषों में इंटरेस्ट रहेगी, महिला महिलाओं में रहेंगी। और इनके जो पुरुष हैं खास तौर पे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जैसे बिल गेट्स के लेवल के लोग जो हैं, वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पेडोफाइल जिनको बोलते हैं। इसीलिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ये लोग नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और इवन चाइल्ड अब्यूज़ को भी ये लोग इस तरह से नॉर्मलाइज करके आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत आम जनमानस के अंदर एक कंसेंट बन सके, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो कंसेंट से करते हैं, तो आम जनमानस में कंसेंट बने इसके लिए पहले एजेंडा पुश करते हैं। फिर बड़े बड़े जो इन्होंने ही अपने स्टार बनाए हुए हैं, चाहे खिलाड़ियों के रूप में, चाहे अभिनेताओं के रूप में, चाहे नेताओं के रूप में, चाहे सरकारों में बैठे लोग, पॉलिसी मेकर्स लोग, और जो प्रसिद्ध लोग हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर उनके माध्यम से उनको पैसा भेज करके, उनके एनजीओज को फंडिंग करके ये उनके थ्रू पूरे समाज में एक संदेश देते हैं। तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग आपस में बैठकर चौपालों में चर्चा करते हैं, ये तो आम बात हो गई है। आजकल ऐसा बुरा हाल हो गया है, समाज का सत्यानाश हो गया है। और जब हम ऐसी बात बोल रहे होते हैं तो हम इनडायरेक्टली उनकी बात को स्वीकार कर रहे होते हैं, और अपनी स्वीकार्यता जब हम देंगे, जब अपनी कंसेंट दे देंगे, तो उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर चाहिए क्या हम लोगों को कि ऐसा हमें नहीं होने देना चाहिए, और क्यों नहीं होने देना चाहिए इसकी चर्चा लगातार होनी चाहिए। तो ये LGBTQ प्रोपेगेंडा असलियत में सरकार और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से समाज में प्रोपेगेट करने का काम कर रहे हैं बड़े पूंजीपति लोग, खास तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी आर्थिक आपराधिक एजेंसियां। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जैसे अभी बातचीत तो हुई, जहाँ तक बात करा, हाँ ये अपने आसपास भी ये देखने में मिला है जी। लेकिन फिर एक चीज सोचने की भी हो जाए कि भाई सभी ऐसे क्यों नहीं है, कुछ लोग ही ऐसे क्यों बने हैं? क्योंकि समाज में देखा, आसपास देखा तो कुछ कम, बहुत कम मात्रा में स्टार्टिंग है,
लेकिन वही क्यों है और सारे क्यों नहीं? हाँ, ये इसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है। सबसे पहली बात, एक इंसान के अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण मौजूद होते हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पारिवारिक ट्रॉमा की वजह से या जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की वजह से आदमी में महिलाओं वाले गुण आ जाते हैं कुदरती। इसका दूसरा कारण यह भी होता है कि बच्चा ज्यादातर यदि घर की महिलाओं के बीच ही रहेगा तो वो महिलाओं जैसी बातचीत और महिलाओं के जैसा काम करने लग जाएगा, अगर वो लड़का है तो। या आपने कई बार देखा होगा कि किसी के घर में पुत्र नहीं हुआ और बेटी ही हुई, और आदमी पुत्र को अगर इंपॉर्टेंट मानता है तो वो बेटी को ही बेटा कह करके पुकारना लग जाता है, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। और बेटी भी अपने पिताजी को यही कहे, मैं तो खाना खाऊंगा, इस टाइप से लड़का बनने की कोशिश करती है, और वो लड़की फिर लड़कों के जैसा ही बिहेव करने लग जाती है। एक तो ये होता है पारिवारिक संस्कारों की वजह से, एक होता है जेनेटिकली होता है। तीसरा एक और कारण होता है कि जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे के अंदर, जब किशोर अवस्था में वो होता है, उस वक्त उसका एक्सपोजर किन के साथ है। मान लो वो ऑल बॉयज स्कूल में है या ऑल गर्ल्स स्कूल में लड़की है, सिर्फ लड़कियां हैं वहाँ, अब उसका अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो अट्रैक्शन तो नॉर्मल चीज रहेगी। वहाँ पर उसको अपोजिट जेंडर मिल नहीं रहा है तो वो अपने सेम जेंडर के साथ ही मतलब इन्वॉल्व होने लग जाए। या एक तीसरा और चौथा कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी के परिवार में कोई लड़की है, अब वो उसके परिवार के लोगों को लड़कों से दोस्ती पसंद नहीं है। हमारे यहाँ पर आमतौर पर ऐसा रहता है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है तो उसकी दोस्ती ही लड़कियों के साथ है। तो जब वो उस उम्र में, उस दौर में जब किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें सिर्फ कई बार बच्चा केवल टेस्ट करने के लिए, केवल देखने के लिए कि इससे क्या होता है, ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करता है। और जब उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और थोड़ा मज़ा आने लगता है तो वो फिर उसको कैरी ऑन कर लेता है। बाद में अगर समाज में स्वीकार्यता ना हो, पहले जैसे नहीं होती थी, तो आदमी छुपा लेता था अपनी इन चीज़ों को, इन हरकतों को, और समाज के अंदर वो फिर शादी कर लेता था दूसरे जेंडर के साथ। लेकिन ओवर द टाइम फिल्मों के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से सरकारों में बैठे हुए ऐसे दल्ले लोगों ने इन चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है ताकि हमारी अगली जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो सके। डॉक्टर साहब, ये बात होगी, इसके साथ में हम बात करें तो एक आप हमेशा कहते भी आए हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये मतलब है क्या? अपने समाज में या अपनी क्षेत्र में कवा, डिस्ट्रिक्ट में कवा, पूरा मतलब देश में कवा, क्योंकि लागू किस तरह होने लग रहा है, एजेंडा क्या चल रहा है? देखिए, इसमें ये तो रखो आप, ये तो आपके लिए है। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो असल में एक नई विश्व व्यवस्था है। हमारे समाज के अंदर एक व्यवस्था होती थी, सब कुछ समाज आधारित हुआ करता था, और चीज़ों को समाज आधारित हटा करके पूंजी आधारित बनाने की व्यवस्था करने वाले पूंजीपति लोगों ने ये सोचा कि इन सब देशों को कर्जा हम दे रहे हैं, इनकी फसलों के लिए पैसा हम दे रहे हैं, इनके दूसरे एजेंडों के लिए हम इनको सुविधाएं दे रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है उसका पैसा, उसकी टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी हमारे पास है। तो ऐसा क्यों ना हो कि ये सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले। तो अपने हिसाब से चलाने के लिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि पूरी दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सब लोग उनके कंट्रोल में हों, और भोजन, पानी, हवा के जरिए, यहाँ तक कि उनकी ट्रैवलिंग के जरिए भी, उनके बच्चे पैदा करने के तरीके के जरिए भी, उनके अनाज उगाने को लेकर के भी, मशीनीकरण को लेकर, और बाकी बिहेवियर को भी कंट्रोल करना। और दूसरा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाएं, सारा कुछ डिपेंडेंसी, जो सारा का सारा निर्भरता है, वो उनके ऊपर हो, पूंजीपतियों के ऊपर। ये ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसी को नई विश्व व्यवस्था कहा है, जिसमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड आर्मी, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, वन वर्ल्ड वन, मतलब जहाँ भी एक विश्व और एक ये प्रोपेगेंडा जब चलता है, तो ये ग्लोबल जब लेवल पर जब चलता है, तो स्थानीय लोगों की संस्कृति को
उनकी ज़रूरतों को, उनके माहौल को, उनके परिवारों के स्ट्रक्चर को, उनकी व्यवस्था को तोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था के अंदर लेकर के आना जहां कंट्रोल किसी एक सुप्रीम पावर के पास हो। वही आपको आज़ादी देगी, वही आपको इजाज़त देगी अपना धर्म पालन करने की, आपकी एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, बाहर निकलने की, खेती करने की, नए बीजों का इस्तेमाल करने की, पशुपालन की। तो इसी के तहत वो सारा का सारा जितना भी गेम आजकल सोसाइटी में चल रहा है वो इसी एजेंडा के तहत चल रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगने लग रहा है कि एक देश एक इलेक्शन, प्रधानमंत्री, हाँ, ये भी एक बहुत क्या ये भी उसी का हिस्सा है? एग्जैक्टली उसी का हिस्सा है। यहाँ तक कि जैसे चाइना में एक ही पार्टी की सरकार लंबे समय से चलती आ रही है, वैसे ही भारत में भी एक ही पार्टी कंटिन्यूअसली सरकार में रहे, वही लोग सत्ता में रहें और बाकी का विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए और विपरीत विचारधारा को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, ये इसी एजेंडे का हिस्सा है बेसिकली। तो आप वेल एजुकेटेड एक इंसान हो और जो देश के अंदर इतने बड़े रोजगार लगने लग रहे, आईएमटी की बात कर ले, शिक्षा से बात कर ले, रोजगार मिलेगा, उसका बड़ा विरोध करते हो या आपके मतलब समझाने में फ़र्क है या जनता के समझने में फ़र्क है, वो थोड़ा हाँ बताइए। नहीं, देखिए क्या है, सरकार के पास एक बड़ी मशीनरी रहती है, मीडिया की, उद्योगपतियों की, नेताओं की, अभिनेताओं की और इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके माध्यम से वो ये सब चलाते हैं। और फिर सोशल मीडिया जितना भी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनका एल्गोरिदम भी उन्हीं के पास है जो आईएमटी को लाना चाहते हैं। तो यदि हमारी बात हम कहेंगे आईएमटी के विरोध में और पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो पहली बात तो लंबी वीडियो सुनने का समय किसी के पास नहीं है, और दूसरी बात जब हम बात को थोड़ा टेक्निकली बताएंगे तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको आईएमटी के हालात को समझना है तो अपने आसपास, अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास, ज़िले के आसपास, या गुड़गांव में या चंडीगढ़ में या बद्दी में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कोई फैक्ट्री है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई यूनिट है, या कोई गाड़ियों की फैक्ट्री है, या कोई इस तरह के रोड्स हैं, कुछ भी है, आप एक बार वहाँ जा कर के थोड़ी रिसर्च करिए स्थानीय लोगों के बीच। पहले उनके पास जो ज़मीन थी, पहले उनका जो परिवार था, पहले उनका जो जीवन था वो कैसा था, और आज उनका जीवन कैसा हो गया है, ये आपको देखना होगा। जहाँ कम से कम 20 साल पहले कोई उद्योग आया है, तब अब आज क्या हालत है। क्योंकि इमीडिएटली तो ऐसा लगेगा जैसे आज अगर आईएमटी आती है तो आपको बोलेंगे 5 करोड़ तुमको ज़मीन की कीमत मिल रही है, हमें 5 करोड़ ज़मीन की कीमत तो दे देंगे, लेकिन उस 5 करोड़ में उतनी ज़मीन क्या ली जा सकती है, तो पता चलेगा उतनी ज़मीन नहीं आएगी, वैसी ज़मीन तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। उस 5 करोड़ की कीमत डेली के डेली कम भी होती चली जाएगी। तीसरे नंबर पे जब आप गौर करोगे तो जितने उद्योग आज से पहले लगे हुए हैं वो जिस किसान की ज़मीन पर लगे हैं, उस किसान के बच्चे को एक बार तो गाड़ियाँ, पैसा, सोने की चेन, रिवॉल्वर, बंदूक, पब, ऐशो आराम देखने को मिला। बाद में उनके बच्चे अब मजदूरी कर रहे हैं, एक ऐसी बड़ी देखने को बड़ा चंक मिलता है। दूसरी बड़ी चीज़ जो इसके अंदर आपको गौर करने की है कि किसी भी बड़े उद्योग में जहां भी वो उद्योग लगेगा वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार कभी नहीं मिलेगा, आज तक कभी नहीं मिला है तो आज भी नहीं मिलेगा। जैसे मेरे गांव में शुगर मिल लगा हुआ है, मेरा गांव फफड़ाना है असम में। जब शुगर मिल लगा था तो ये कह करके दिया गया था कि जिसकी भी ज़मीन आएगी उनको भी, और जिनकी ज़मीन नहीं आएगी उनको भी, गांव में हर घर से रोज़गार देंगे हम उस मिल के अंदर और सबको रोज़गार मिल जाएगा और ताउम्र जो है वो गांव वालों को इनकम होती रहेगी। आज के टाइम पर ये हो गया है, बदबू बुरी तरह से आती है पूरे गांव के अंदर, मच्छर इतने मोटे मोटे हो गए हैं, राखी की वजह से आप बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, रात को बाहर नहीं सो सकते, फिर जो गर्म राखी होती है उसमें गाँव के 2 बच्चे जलकर मर भी चुके हैं। ट्रैक्टरों के आने जाने की वजह से एक्सीडेंट्स के लगातार संभावनाएं बनी रहती हैं। वो जो शुगर मिल की जो केमिकल्स हैं वो सारे केमिकल रिवर्स बोरिंग करके ज़मीन का अंडरग्राउंड पानी खराब कर रहे हैं, और गांव में चपड़ासी या क्लर्क से ऊपर की कोई नौकरी गांव के किसी बच्चे को आज तक नहीं मिली है, यानी सुपरवाइजिंग या ऊपर लेवल पर तो सवाल ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो आईएमटी जैसे उद्योग है उसमें आपको, आप ही बताइए कि आप अगर 30,000 सैलरी मांगेगा आपका बच्चा, और जब झारखंड, बिहार, यूपी के जो ईस्टर्न इलाके हैं या जहां थोड़ी गरीबी है, ज़मीनें भी नहीं हैं, वहां का बच्चा तो आपके यहाँ 8,000 में नौकरी करने को तैयार हो जाएगा। जब एक स्कूल में 6,000 में नौकरी करने को
8,000 में नौकरी करने को टीचर तैयार हो जाता है, तो दिहाड़ी पे दूर दराज से आकर के नहीं कर सकता। अभी भी राजस्थान से आप 4,000 5,000 रुपये महीना में कोई भी आदमी नौकर करके ला सकते हो अपने यहाँ पर। तो मतलब आपकी जो इनकम है उसके मुकाबले आपको वो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। और जमीन तो ऐसी चीज है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी खाने को दे सकती है। आज अगर इसमें 20 मन ही, मैं कह रहा हूं 20 क्विंटल ही अगर अनाज हो रहा है या 50 मन अगर अनाज होता है, तो ये तो 50 मन तो ताउम्र होता रहेगा। केमिकल नहीं है आपके पास, पैसे नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ बीज डाल दो तो पूरे परिवार को घर बैठे खाने को जमीन दे सकती है। लेकिन कंपनियां, फैक्ट्रियां ऐसी चीज हैं, एक बार एक पीढ़ी नौकरी करने चलेगी तो अगली पीढ़ी गुलाम ही समझो, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो पूरी तरह से आप लोगों के पैरों के नीचे की जमीन को सरकाने के उद्देश्य से ही ये उद्योग आ रहे हैं। पुराने उद्योग देखो आप, खाली बंजर जमीनें पड़ी हुई है वहां वो नहीं जाएंगे। पुराने उद्योग बंद पड़े हैं बहुत सारे, उन पर जमीनों के ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा है। उन जमीनों को दोबारा से रीअलॉट करके फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं, नई जगह पर उनको चाहिए, क्योंकि एक बार कब्जा हो गया और उन्होंने 99 साल की लीज पे अगर ले लिया तो आपका बच्चा जब हमारे मरने के बाद आएगा देखेगा तो आपके बच्चे को तो याद भी नहीं होगा कि ये जमीन मेरे बाप दादाओं की थी। लीज पे तो चल रही है तो उनको लगेगा ये कंपनी की ही रही होगी, और बाद में कंपनियां कोई नियम बना करके और उनके ऊपर परमानेंट कब्जा कर लेंगी और फिर उसके आपके हाथ से सब कुछ गायब हो चुका होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि ये एक पूरी चाल है इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो आपने पूछा था, और इसी गेम प्लान के तहत जो LGBTQ चला रहे हैं वही IMT को चला रहे हैं, वही फार्मा कंपनी चला रहे हैं, वही आपके स्कूलों का कॉलेजों का सिलेबस चला रहे हैं, वही पेट्रोल डीजल चला रहे हैं, वही मोटरसाइकिल कार मोबाइल की फैक्ट्रियां और कंपनियों का पेटेंट लेकर के बैठे हैं। उन्हीं सारों के पास सारी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, वही बिजली का कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि आपका अंडरग्राउंड पानी खत्म हो जाए, नीचे का पानी खत्म होने के बाद जब वो बहुत गहरा चला जाएगा तो उसको निकालने के लिए आपको बिजली की और सबमर्सिबल की मोटर्स की जरूरत पड़ेगी, और उसको चलाने के लिए जब बिजली आपको चाहिएगी तो सोलर प्लांट्स के ऊपर तो रोक लग जाएगी और बिजली कंपनियां उन्हीं उद्योगपतियों की होंगी, तो बिना बिजली के तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। इस लेवल पर आपकी हालत लेकर के आना चाहते हैं। इस बात को हम कितना समझेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। डॉक्टर साहब, आज से 30-40 साल पहले बहुत ज़्यादा तकड़ी खेती हुआ करती, जिसमें बताया करते उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी ने पता नहीं किए क्या करते, और नीच काम आया करते जो भी है। आज के दिन घाटा का सौदा हो गया खेती, चाहे प्रकृति की ओर से देख लो, पंजाब की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, ये दक्षिण भारत में जो बाढ़ है, बारिश है, ओलावृष्टि है, तो करे क्या किसान, कैसे बचे? डॉक्टर साहब एक चीज और देख रहे हैं, भाई ने सवाल पूछा ना है, इससे रिलेटेड है कि प्राइवेट होगी वर्षा, यानी राम वर्षा भी प्राइवेट होगी, बारिश को भी प्राइवेटाइज कर लिया, उसी के शामिल है। देखिए जैसे कि क्या है, जैसे आपने कुछ साल पहले की बात कही है कि खेती सबसे उत्तम काम था। सबसे पहली बात तो खेती एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है जी। और देखिए आप खेती के माध्यम से किसान सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं उगा रहा होता, वो उस खेत में, उस मिट्टी में पड़े हर जीव जंतु, केंचुआ, चिड़िया, मोर, तीतर, टटीरी, आसपास की गायें और दूसरे जंगली पशु जितने भी हैं उन सब के लिए भी भोजन का इंतजाम कर रहा है। साथ के साथ वो खेत में आकर के परमात्मा से जुड़ने का एक साधन दे रहा है। पशुपालन खेती का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो पशुओं का जीवन भी उससे चल रहा है, एक पूरा साइकिल चलता है। तीसरा एकमात्र काम ऐसा है खेती जो बॉडी को डिटॉक्स करने का प्राकृतिक माध्यम है, तो वो डिटॉक्स का प्रोसेस भी चल रहा है, उस डिटॉक्स की प्रोसेस का एक हिस्सा है। और खेती केवल तब उत्तम है जब वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करती हो और मशीनीकरण खेती के अंदर शामिल ना होता हो और बीज किसान के पास अपना हो, वो तभी खेती है। वो खेती कभी भी व्यापार नहीं हो सकता। खेती व्यवहार का विषय है, व्यापार का विषय नहीं है। इन उद्योगपतियों ने गेम खेला कि किसान के दिमाग में पैसे का कीड़ा डाल दिया और किसान को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि तुमको अपने खेत में अनाज बाजार के लिए उगाना है, व्यवहार और अपने गांव के लिए नहीं, अपने शरीर और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि बाजार के लिए उगाओ। तो उस किसान ने अपने खेत में जहर डालना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड, यूरिया के चक्कर में और पैसे के लालच के चक्कर में। जब उसने मिट्टी में जहर डाला तो वो इतने सारे लाखों कीटाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया और पशु पक्षियों को मौत
के मौत का कारण बना। जब इतने जीवों की हत्या के बाद किसान का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? पहला तो आध्यात्मिक लेवल पर इसको समझिए। दूसरे नंबर पर, खेती उत्तम काम केवल तब रहेगा जब खेती में खर्चा नहीं होगा। खेती में खर्चा जीरो कर दो, बीज आपका अपना होना चाहिए, पानी आपका अपना होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से खेती होनी चाहिए, मांसपेशीय ऊर्जा का ही इस्तेमाल करना है। मांसपेशीय ऊर्जा या तो पशु की इस्तेमाल करो, या अपनी खुद की करो, या अपने परिवार को जोड़ के करो, मतलब लोगों की ऊर्जा इस्तेमाल हो। मशीनों की ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे फिर बाजार घुस जाएगा। खेत में जब तक बाजार घुसा रहेगा तब तक खेत जो है वो व्यापार का केंद्र बनता रहेगा। उसके लिए जीव जंतुओं की हत्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके परिवार में क्लेश आएगा, आपके शरीर में रोग आएंगे, आपका गांव टूटेगा, आपके अंदर बीमारियां भी आएंगी और आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते इतनी हत्याएं करके। तो ये समझने वाली बात है। यहीं रोकूंगा, यहीं से शुरू करना। बहुत सारे लोग आपने पागल समझोगे, बेवकूफ समझोगे। आज के दिन आधुनिक युग है, मशीनी युग है और बगैर दवाई नहीं हो सकता, बीमारियां बहुत सारी आ जाती है। और 10-10, 20-20 एकड़ की एक गेहूं का किला कौन काटेगा आज के दिन? देखो इसमें क्या है सुशील भाई, सबसे पहली बात, बीमारियां जितनी भी खेत में आई हुई हैं वो बीमारियां खेत की बीमारियां नहीं हैं, वो बीमारियां आपके बीज में उन्होंने डाल के भेज रखी है। बीज उन्होंने जब बनाया उसी के अंदर बीमारी डाल दी और उस बीमारी का इलाज एक दवाई में डाल दिया। जिस कंपनी का आपने बीज लिया है आपको उसकी दवाई के रूप में भी उसी कंपनी की दवाई लेनी पड़ेगी उसके इलाज के रूप में, और वो दवाई भी 2-3 साल तक तो काम करेगी, तीसरे साल के बाद काम करना बंद कर देगी। तो फिर आप कह दोगे दवाई नकली हो है। दवाई नकली नहीं है, उसके ऊपर असर कम हो गया है बेसिकली। तीसरी बात यह है कि जब बीज आपको नकली दे दिया गया है तो उनका बीज क्या कहता है कि आपको इस बीज के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा पानी में फिर आपको फ्लड इरिगेशन करना पड़ेगा, यानी ट्यूबवेल से आपको पूरे खेत के अंदर पानी पानी करना पड़ेगा। और जब आप फ्लड इरिगेशन क्यों करना पड़ रहा है? असलियत में जो आपको यूरिया और पेस्टिसाइड उन्होंने दिया है उसके अंदर जो एपीआई उन्होंने शामिल किया है, एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसकी खासियत क्या है कि जब वो पानी में घुलता है तो पूरे के पूरे खेत के ऊपर एक परत बन जाती है, जैसे लैमिनेशन होती है। तो वो लैमिनेशन अंडरग्राउंड पानी में जाने नहीं देगी, आपके यहाँ बैक्टीरिया पैदा होने नहीं देगी, वो केंचुए को बनने ही नहीं देगा, वो वहां पर जितने भी और जितने भी मित्र कीट हैं उनको मार देगा। तो असल में वो आपकी जमीन को इतना हार्ड कर देगा कि अब आप वहां मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो आपको